जी सबको। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे पूरे इलाके की आवाज़, हमारे पूरे इलाके की आवाज़ जिन पे हमें आपको बहुत गर्व है। जब वो हरियाणा की पंचायत में विधानसभा में अपनी बात रखते हैं तो प्रदेश के कोने कोने में उस आवाज़ की गूंज सुनाई देती है। और इस इलाके के लिए जिन्होंने अपने जीवन में बहुत लंबा एक संघर्ष, एक तप किया है, और एक ऐसा संघर्ष, एक ऐसा तप जिससे आपको और हमको प्रेरणा मिलती है। और मुझे इस बात का मैं उनका कि भाई जब से सार्वजनिक जीवन में मैंने पहला कदम बढ़ाया है, हर मोड़ पर उनका आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन जो मुझे मिला है, मैं अपने आप को बहुत गौरवशाली समझता हूँ। हमारे बहुत ही आदरणीय, और जो प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन की दहलीज पे हमारा प्रदेश आज पहुँचा है, तो उस लड़ाई में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, चौधरी उदय भान जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस लड़ाई की अगुवाई जो कर रहे हैं हमारे आदरणीय डॉक्टर रघुवीर सिंह काल्याण जी। हमारे बीच में हमारे श्री महिलावत जी, बलवंत बेरी जी, हमारे आदरणीय ताऊ जी, हमारे आदरणीय चाचा जी कुलबीर चाचा जी, जिनकी ड्यूटी लगी हुई इस अपना हल्के में, वो कहीं किसी जगह, सारी जगह मैं नहीं हाजिर लगा पाऊँगा, तो जो है घर की तरफ से पहले भी चाचा की ड्यूटी लगती रही है, तो आप उनको आप परिचित हो लगभग आप लोग, और जो नहीं है वो उनसे आज मैं इंट्रोडक्शन में जो है कुलबीर चाचा की ड्यूटी लगेगी पूरे हल्के में, हर गांव में जहाँ जहाँ, वैसे तो मैं गांव तो कवर करूँगा लेकिन एक आधी जगह नहीं भी पहुँच पाते। हमारे आशीष दलाल जी, हमारे भाई बंटी जी, हमारे जो यहाँ के इंचार्ज प्रभारी हैं और पूर्व विधायक हमारे भाई सुखबीर फरमाना जी, हमारे अहलावत साहब विजेंद्र जी, पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल के चेयरमैन भी रहे, हमारे करमवीर जी, हमारे भाई भुंडू जी, ये सारे जो सभी साथी, भाई अंगद जी, अमरजीत जी, बहुत से साथी, भाई सोनू जी, सभी जो भाई, क्योंकि ये इलेक्शन का टाइम है, ओम प्रकाश खनकवाल जी, हमारे भाई गुलाब दिमाना जी पीछे बैठे हैं, अशोक मैना जी, देखो इलेक्शन का टाइम है, हमारे भाई देवेंद्र यादव जी, सम्मानित मंच, और मैं देखो इलेक्शन के टाइम में मैं आप सबसे ये परमिशन लेना चाहता हूँ कि भाई ये इलेक्शन ऐसा है और इतनी ताकतों से मुकाबला कर रहे हैं, कहीं किसी का नाम लिया गया नहीं लिया गया, कोई स्टेज पे आ गया नहीं आ गया, कौन आ गया क्यों आ गया और कौन नहीं आ पाई, ये सारी चीज़ें भाई ये 1 महीना 2 महीना इस सब की छुट्टी दे दो भाई, जिसका जो दिखेगा उसका नाम ले देंगे। सारे मेरे लिए अपना पूरा परिवार है, मेरा जो है मेरे लिए किसी का नाम लिया गया, जो दिख गया उसका ले भी देंगे, कोई नहीं भी दिखेगा, आपको पता है कि आपका नाम मेरे दिल में लिखा हुआ है, इसमें कोई जो है कि मेरे लिए सारे सम्मानित हैं, सभी आदरणीय हैं। सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, सबसे पहले तो आज इतनी गर्मी में इतनी देर से आप लोग यहाँ बैठे हैं और जिस हौसले के साथ और जिस जोश के साथ आप बैठे हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, आज मैं समझता हूँ कि गर्मी का शायद ये पहला दिन है जहाँ इतना पसीना निकल रहा है, तो ये जो पसीना आपने लिया है
इसको गंगा जल मानना। ये पसीना जो आपने आज पसीना गंगा जल में जो ये स्नान किया है, ये गंगा जल का की डुबकी खाली नहीं जाएगी, ये पसीना रंग लेके आएगा, हरियाणा में आपकी सरकार लेके आएगी। और अब 2-3 बातें मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई जो इस चुनाव की, लोकसभा रोहतक की लड़ाई, आज ये लड़ाई देश के कोने कोने में आज रोहतक लोकसभा सीट की चर्चा है। हरियाणा में सारे इस रोहतक लोकसभा के फैसले की तरफ देख रहे हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सब पिछले चुनाव की तरह सबके निशाने पे ये लोकसभा सीट है कि कैसे। अब परसों इनकी बैठक हो रही थी झज्जर में और उसमें इनके जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि भाई 9 सीट की जीत एक तरफ है, हमारे लिए 1 सीट की जीत एक तरफ। इन सबके निशाने पे हमारे लोकसभा सीट का नतीजा और इनके सबके निशाने पे मैं जो हूँ वो आपको समझना है कि वो क्यों हूँ। मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है। आप जानते हो, बचपन से लेकर आज तक मेरे स्वभाव को आप जानते हो, मैं व्यक्तिगत तो मेरी किसी से लड़ाई नहीं हुई, हो ही नहीं सकती, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। इनके निशाने पे हम हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि इसका रोहतक का लोकसभा का नतीजा सब जानते हैं। ये नतीजा केवल एक सांसद बनाने का नतीजा नहीं होगा। रोहतक लोकसभा सीट से जिस दिन आपके आशीर्वाद से कांग्रेस जीतेगी, हरियाणा की अगली सरकार बनाने का नतीजा आप यहाँ से लेना काम करो। सबको पता है कि यहाँ का नतीजा हरियाणा की राजनीति को दिशा देने का काम करेगा। सबकी नज़र इसीलिए टकटकी लगाए सब इस तरफ देख रहे हैं और इसीलिए इनके पास जितना भी सत्ता बल भी बीजेपी के पास है, धन बल भी बीजेपी के पास है। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में क्या निकला, इतना चंदा ले गए कि आज तक देश के इतिहास में किसी पार्टी ने कोई सोच भी नहीं सकती। देश का 99% चंदा एक ही पार्टी के पास। तो सत्ता बल भी इनके पास है, धन बल भी इनके पास है, मीडिया बल भी इन्हीं के पास है कि नहीं है? हम आपकी गल रहे हैं जी। तो भाई ये सत्ता बल भी इनके पास है, मीडिया बल भी इनके पास है, धन बल भी इनके पास है, सरकार के तंत्र का बल भी इनके पास है और सरकारी तंत्र को दुरुपयोग करने का बल भी इनके पास है। और इनके निशाने पे हम हैं और इनके इस चक्रव्यूह को तोड़ के हरियाणा में परिवर्तन वाले का अगर हमारे पास कोई शक्ति है तो आपका आशीर्वाद है, उसमें कमी मत छोड़ना। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपका और आपके आशीर्वाद में। हाँ जी, हाँ जी, राठी साहब ठीक है। हाँ जी, बहुत बहुत राठी साहब। और ये बदलाव हरियाणा में जरूरी क्यों है? और एक और मैं कहना चाहता हूँ बात, हरियाणा में जो हम बात कह रहे थे कि ये सरकार, इस सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया, हरियाणा का बट्टा बिठा दिया, देश में बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1 हरियाणा को बना दिया। हम ये कह रहे थे और विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेके आई थी कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब आज से 1 महीने पहले। अब जो कल 1-2 दिन में जो घटनाक्रम हुई है वो इन्होंने खुद ही मान लिया कि हाँ, हमने 10 साल के बाद ऐसी सरकार दी कि लोगों में इतनी नाराजगी है, लोगों में इतना रोष है, हरियाणा के लोगों का इतना नुकसान हो गया इस सरकार से कि 10 साल की उस सरकार के बाद खुद उन्होंने कबूल कर, उस बात को कबूल करके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बदलने की बात बीजेपी ने करी। उन्होंने खुद मान लिया, इन्होंने तो खुद मान लिया। आज इसीलिए बदलाव की जरूरत है। इन्होंने बदलाव जो किया वो दिखाने के लिए 10 साल तो भट्टा बिठा दिया, अब क्या बदलाव का फायदा? और अब ये, और उसके बाद कल मैं देख रहा था, ये ठीक कह रहे हैं कि फिर एक हो जाएंगे। ये तो आपने देखा होगा जब ये गठबंधन टूटा जेजेपी का बीजेपी का, उससे
3.5 महीने पहले सिरसा में रैली में मैंने कह दिया था कि इनमें समझौता तोड़ने का समझौता हो गया है। कह दिया था कि नहीं कह दिया था? कह दिया था जी। कि समझौता तोड़ेंगे और फिर वेश बदल के आएंगे। जैसे पिछली बार नारा बदल के आए थे। 2019 में भी ये सरकार दोबारा लोग नहीं बनाना चाहते थे, लोग दुखी थे। 5 साल की हरियाणा में बीजेपी की खट्टर सरकार से 14 से 19 तक भी इतने दुखी हो गए थे कि 75 पार के नारे की हवा निकाल दी थी। 80 सीटों पे इनकी लोकसभा में लीड आई थी, वो 40 पे आ गई। मगर दुष्यंत चौटाला की पार्टी को 10 सीट मिली, जिन्होंने नारा दिया था बीजेपी को करो जमुना पार। 2019 के इलेक्शन में एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। और इलेक्शन होते ही दोनों बन गए थे पक्के यार। बन गए थे कि नहीं बने? और हरियाणा की जनता कर रही थी हाहाकार। भट्टा बिठा दिया। 5 साल तक केवल लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार का काम किया, कोई आगे लेके जाने को प्रदेश का काम नहीं किया। अब जाकर गठबंधन, और वो भी गठबंधन जो तोड़ा है उसका सबूत जो मैंने कहा था कि ये समझौता तोड़ने का समझौता है, उसका सबूत आपने देखा कि कल विधानसभा में जब विश्वास प्रस्ताव आया सरकार का, तो ना तो उस विश्वास प्रस्ताव में वोट डालने जेजेपी आई, ना इनेलो आई, ना तो ये अगर सरकार के खिलाफ हैं तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए। 10 साल से जब भी कोई विश्वास अविश्वास प्रस्ताव आता है तो इनेलो और बीजेपी, इनेलो और जेजेपी कहीं नजर आती है, तो बीजेपी के साथ खड़ी नजर आती है। और कल भी इस सब उनको गठबंधन तोड़ने के बाद भी कल विधानसभा में नहीं आए, व्हिप जारी कर दिया। हमने सुना था व्हिप का मतलब ये होता है कि विधायक या सांसद कहाँ वोटिंग डालें। ये तो व्हिप सुना था कि भाई सरकार के खिलाफ डालो या सरकार के पक्ष में डालो। कल एक नया व्हिप आया कि विधानसभा में जाओ ही मत, जाओ ही मत। ना जेजेपी गई, ना इनेलो गई। और उसके बाद फिर ये कहा, कल हिसार में इनकी एक पब्लिक मीटिंग हुई, उसमें कहा दुष्यंत चौटाला ने कि मुझे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुलाया और ये काम रोहतक छोड़ते हैं, आप रोहतक से लड़ लो। और मैंने उनको फिर ये कहा कि भाई मैं गठबंधन छोड़ता हूँ, आप या तो 5100 की पेंशन लागू करो, बहुत जल्दी याद आ गई 5100 की पेंशन की बात। जब यहाँ कर्मचारियों के सर फूट रहे थे लाठी चार्ज में ओल्ड पेंशन स्कीम पे, तब याद नहीं आई। सरपंचों के सर फूट रहे थे तब याद नहीं आई। मनरेगा के मजदूर पे जब लाठी चार्ज हो रही थी तब याद नहीं आई। जब 750 किसान आंदोलन में जिनकी जान चली गई तब याद नहीं आई। जब महिला हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटा जा रहा था तब आपको याद नहीं आई 5100 की पेंशन की। आपको जब उन्होंने कहा कि हम रोहतक छोड़ रहे हैं आपके लिए, तो आपको 5100 की पेंशन भी याद आ गई। कहा कि हम गठबंधन छोड़ते हैं। मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी के और जेजेपी के लिए, बीजेपी रोहतक छोड़ रही थी जेजेपी के लिए, और रोहतक का नाम सुनकर जेजेपी ने गठबंधन छोड़ दिया। लेकिन आप जानते हो, जब तक जीवन की आखिरी सांस रहेगी आपके आशीर्वाद को हम नहीं छोड़ सकते। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। ये तो छोड़ रहे थे, ये पहले भी छोड़ के भागे थे। ये हम तो जब देखो समय कैसा भी रहेगा, सत्ता में भी रह सकते हैं, विपक्ष में भी रह सकते हैं, सरकार में भी आपने देख लिया, विपक्ष में भी आपने देख लिया। हम आपके आशीर्वाद को आखिरी सांस तक जो है छोड़ नहीं सकते। ये ऐसे जो है ये अब, मगर ये किस नैतिकता से भाजपा यहाँ से चुनाव लड़ेगी। अब आप तो छोड़ रहे थे सीट जेजेपी के लिए, और जेजेपी ने छोड़ दिया गठबंधन। रोहतक के नाम ठीक कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? ये तो वही कहानी घटी कि पिछली बार जब ये मौजूदा सांसद हैं उन्होंने पार्टी छोड़ी हमारी इस बात को नाम लेकर। करनाल से एमपी थे कि भाई विकास में भेदभाव हो गया, रोहतक में ज़्यादा काम हो गया, वो लड़ना करनाल से आते थे, उनको लड़ा दिया रोहतक से। पिछली बार भी ये आपने देखा। तो खैर, आज बदलाव की ज़रूरत है, हमारे प्रदेश में बदलाव की ज़रूरत है, हमारे इलाके को आगे लेके जाने की ज़रूरत है, हरियाणा को आगे लेके जाने की ज़रूरत है। जो हरियाणा
देश में 2014 से पहले 10 साल हमारी सरकार रही, जो हरियाणा देश में विकास में सबसे आगे के प्रदेश में माना जाता था, जिसकी गिनती होती थी। प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे। कहीं रोहतक में IMT बन रही थी, कहीं खेदड़ में थर्मल बन रहा था, तो कहीं कानपुर झाड़ली के अंदर थर्मल कारखाने आ रहे थे, बहादुरगढ़ में फुटवेयर पार्क आ रहा था, बहादुरगढ़ के अंदर कहीं मेट्रो आ रही थी, कहीं झज्जर की रेल लाइन बिछाई जा रही थी, कहीं रिलायंस का SEZ MET बादली क्षेत्र के अंदर आ रही थी, कहीं नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट और एम्स जैसे संस्थान, चाहे वो IIM जैसे IIT जैसे संस्थान रोहतक और पूरे प्रदेश के अंदर जो निवेश में देश में नंबर 1 था हमारा प्रदेश। प्रति व्यक्ति आय में, रोजगार सृजन में, खिलाड़ियों के मान सम्मान में, 10 साल तक आपसी भाईचारे में, खुशहाली में और अमन चैन शांति में। आपको याद होगा जहाँ हरियाणा का नाम था, निवेश सारा हरियाणा होता था, मैं होता था। आज वही प्रदेश 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद किससे जवाब मांगे? मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, किससे जवाब मांगे? आज 10 साल की सरकार के, बीजेपी की सरकार के बाद वही प्रदेश विकास में तो 17वें नंबर पे, और ये आप ही की सरकार बता रही है, मोदी सरकार, देश में नंबर 1 पहुंचा दिया आपने। तो बेरोजगारी में देश में नंबर 1 हरियाणा बन गया। हर घर में एक नौजवान बेरोजगार, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई हरियाणा में। ना तो निवेश हुआ, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र लगाया आपने, ना सरकारी क्षेत्र के अंदर तो रोजगार 2 लाख से ज़्यादा तो हरियाणा में खत्म कर दिए। जो बचे उनको कच्चों में परिवर्तित कर दिया। बड़ी नौकरियों की जितनी लिस्ट आई, उन लिस्टों में कोई भर्ती घोटालों के और पेपर लीक के घोटाले के बाद भी कोई 2, 4, 5 लिस्ट निकली, तो उन लिस्टों में हरियाणा से ज़्यादा बाहर के बच्चों को आपने, यहाँ पे अकेला प्रदेश जहाँ से बाहर के बच्चों को आपने तवज्जो दी। और आखिरी साल आप ग्रुप डी का झुंझुना छोड़ लगा देते हो। 2019 में भी ये किया इन्होंने, 5 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, आखिरी साल ग्रुप डी। और वो बच्चे जो है लगभग बहुत से बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, या क्योंकि इस तरह की हर क्वालिफिकेशन के PhD और मास्टर्स किए हुए बच्चे ग्रुप डी या तो ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने छोड़ दिया, वही आपने खाली हो गई और वही दोबारा से 4 से 5 साल के बाद। और प्रदेश का नौजवान बेरोजगारी के चौराहे पे आपने खड़ा कर दिया, कहीं डिप्रेशन की तरफ चला गया, कहीं हरियाणा के अंदर नशे की, हरियाणा दूध दही का खाना था, ऐसा मेरा हरियाणा था, आज नशे में नंबर 1 हरियाणा बना दिया बीजेपी की 10 साल की सरकार ने। कहीं अपराध की तरफ आज क्या स्थिति चल रही है? जब 2004 से पहले हमारी सरकार थी, आपको याद होगा, उस समय भी इसी तरीके से माफिया और गैंग, कानून व्यवस्था, जो चौटाला राज था उस समय इसी तरीके का कानून व्यवस्था थी। उस टाइम जेलों से फिरौतियां मांगी जाती थी। फर्क केवल यही है कि 10 साल की बीजेपी के सरकार के बाद अब विदेशों से फिरौतियां मांगी जा रही हैं। वही यूं ही गैंग धनाधन गोलियां चलाते हुए आज हरियाणा, ये हमारा इलाका, कोई दिन नहीं जाता किसी कस्बे में, किसी शहर में गोलियां ना चल रही हो, कहीं फिरौतियां नहीं मांगी जा रही हो, और कर्जा और बढ़ा दिया। अग्निवीर नारा था, जय जवान जय किसान जय संविधान जय नौजवान। आपको याद होगा संसद के आखिरी दिन प्रधानमंत्री जी पूरी भाजपा के आंख में हाथ डाल के मैंने यही बात की कि एक नारा है, आपको सुनना पड़ेगा, उस नारे को हम बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जय जवान जय किसान जय संविधान और जय नौजवान। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ना तो जय किसान छोड़ा, किसान आंदोलन में जो दुर्गति करी, और ना जय जवान छोड़ा। अग्निपथ योजना ले आए, 4 साल के बाद बिना पेंशन के घर वापस। तो ये तो आपके सामने है। आज बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा, आज भ्रष्टाचार में नंबर 1 हरियाणा, आज महंगाई में नंबर 1 हरियाणा, आज अपराध के अंदर हत्या दर में देश में नंबर 2 हरियाणा, फिरौती अपहरण में नंबर 1 हरियाणा। हरियाणा को पटरी से उतार दिया। इसीलिए हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है। पिछले 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के कोने कोने में आप लोगों के साथ जाकर लोगों में जो जागरूकता के लिए हम लोगों ने, तो आज प्रदेश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी जेजेपी की ये सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। और यही कारण है, इस बात को तो इन्होंने मान लिया
चुनाव में अपनी होने वाली हार से पहले तो हार इन्होंने ही मान ली। यही बात है ना, इन्होंने ये फैसला ये दर्शाता है, इन्होंने स्वीकार कर लिया कि आज प्रदेश की जनभावना परिवर्तन की। ये चुनाव प्रदेश में परिवर्तन लाने का चुनाव है और उस जनभावना को बचाने का चुनाव, और अपने इलाके के लिए, ये अपने इलाके को भी आगे लेके जाने का ये चुनाव है, ये मौका है। आपके आशीर्वाद से जब मौका मिला, 10 साल जब सरकार रही या यहाँ से सांसद के रूप में मुझे मौका मिला, ईमानदारी से यही कोशिश करी कि हमारा इलाका आगे जाए, विकास हो और इलाके में सुधार हो। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आपने उस समय जब अपनी सरकार थी, झज्जर में, रोहतक में, बेरी में भाई विकास का पहिया घूमते देखा था कि नहीं देखा था? मैं पूछना, 2 साल में एक ईंट नहीं लगी। और अब ये 10 साल के अंदर आपने इनका भी देख लिया, तो वो विकास का पहिया इलाके में दोबारा घूमे, खुशहाली की तरफ, आपसी प्यार की तरफ, हमारा इलाका, पूरा प्रदेश पटरी पे आए। ये इस बात का, यही उस समय जब आपके आशीर्वाद से मौका मिला तो यही एक कोशिश रही कि भाई इलाका आगे जाए और सबका मान सम्मान मेरे से हो, मैं कुछ ऐसा मेरे से ना हो कि किसी एक ही भी आदमी को भाई मेरी वजह से किसी तरीके की कोई पीड़ा हो। मैं, यही मेरी कोशिश रही। मैंने एक भी आदमी, दिन में चाहे मैं 2000 आदमी से मिलता था, 5000 आदमी से मिलता था, रात को सोते टाइम अगर एक भी आदमी से थोड़ी सी भी बात हो जाती थी तो मैंने नींद नहीं आया करती। और मेरी यही कोशिश थी कि छत्तीसगढ़ या कोई भी आदमी मेरा जो है पूरे अपने इलाके का मिले, हरियाणा का मिले, मैं उसकी मान सम्मान में मेरे से कोई कसर ना रहे और हमारा इलाका आगे जाए। यही काम होते हैं भाई, यही काम होते हैं। तो भाई ये अब ये मौका है अपने प्रदेश को बचाने का, अपने इलाके को बचाने का, और भाई लोकतंत्र को और संविधान को भी बचाने का, क्योंकि ये संविधान के पीछे भी पड़े हुए हैं, संविधान को भी तोड़ना चाहते हैं और लोकतंत्र की तो के भी पीछे पड़े हुए हैं। खैर, मैंने तो लोकतंत्र का ये कैसे गला घोटते हैं उसका मैंने नज़ारा तो पिछले रोहतक लोकसभा चुनाव में देख लिया था, लेकिन चंडीगढ़ मेयर की गिनती में आपने भी नज़ारा देख लिया होगा लोकतंत्र का कैसा गला घोटते हैं। मैंने भी देख लिया था, मैं तो पीछे देख लिया था, मगर कोई बात नहीं। मगर यही कोशिश रही कि भाई जो है कैसी भी चुनौती आई, यही कोशिश रही कि ईमानदारी से, जहाँ जरूरत हो ईमानदारी से अपने इलाके के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए लड़ाई लड़े। और आज ये निर्णायक लड़ाई, और इस लड़ाई में डॉक्टर साहब ने सारी बात किस तरीके से लड़ी जाएगी, बाकी तो आप सारी बात जानते हो किस तरीके से लड़ी जाएगी। जो डॉक्टर साहब ने एक एक बात कही है, ये डॉक्टर साहब के जीवन के संघर्ष और अनुभव का निचोड़ है जो उन्होंने कहा है। तो जो एक एक बात उन्होंने कही, वो एक एक बात जब दिल से उतार के, विश्वास है कि यहाँ से आपकी जीत है, आत्मविश्वास है, लेकिन अति विश्वास भी नहीं होना चाहिए। ठीक बात है ना, कॉन्फिडेंस हो मगर और कॉन्फिडेंस नहीं। एक एक वोट कोई कहीं से बुलानी पड़े, एक एक वोट, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि एक एक वोट, ये हाथ खड़ा कर लो भाई साहब। और जो बूथ कमेटीज, और आप लोग की जिम्मेदारी ज़्यादा है क्योंकि आप लोग उस बूथ कमेटी के सदस्य हो। आप जो है ना, अभी जब रैली करेंगे तब उस समय की तारीख भी आपको बताएंगे, मगर गांव में आएंगे तब भी आपके बीच में सारी बात रखेंगे। लेकिन बूथ कमेटी के और एजेंट जो बनेंगे उनकी भी, और बूथ कमेटी के जो 20-25 मेंबर बने, आपकी जिम्मेदारी है। ये सही बताया डॉक्टर साहब ने, बेरी हल्के में दूसरे नंबर की लीड आई और 2014 के बराबर आई या ज़्यादा आई, लेकिन वोट प्रतिशत, पोलिंग परसेंटेज जिसे कहते हैं, कितनी वोट प्रतिशत, पोलिंग प्रतिशत में 9 हल्कों में बेरी 7वें नंबर पे। तो वहाँ पोलिंग प्रतिशत अपनी बढ़ाने के लिए अगर प्रयास करना पड़ेगा तो आप सबको करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है
हर जगह मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, डॉक्टर साहब नहीं पहुंच, हम लोग नहीं भी पहुंच पाएंगे। भाई किसी के आगे, किसी के हाथ मैं जोड़ूंगा, किसी के हाथ जोड़ देंगे। ये सब जानते हैं अपने दिल में कि भाई अपने इलाके का भला किस रास्ते पे जाता है। सबको सबसे प्रार्थना करने की, सबसे रिक्वेस्ट करने की, सबके आगे निवेदन करने की ज़रूरत है। मैं एक एक जगह मैं जा रहा हूँ, जितना हो सकता है उतनी मेहनत मैं करूँगा, मगर जहाँ मैं नहीं जा पाया, आप सब, क्योंकि आप लोग ये चुनाव को चलाओगे जो अपना बेरी हल्के के, आप सारे हमारी टीम हो कांग्रेस पार्टी की, तो भाई मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जो डॉक्टर साहब ने जो डोर टू डोर वाली बात करी कि गाँव में अपनी डोर टू डोर छत्तीस बिरादरी की टीम बनाकर अपने गांव में अगर आप डोर टू डोर करोगे, उसका भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। भाई हरियाणा को भी बचाना है, अपने इलाके को भी बचाना है, हरियाणा के नौजवान के भविष्य को भी बचाना है, संविधान को भी बचाना है। तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ाई में आप जीतोगे, जीत निश्चित है, लेकिन जीत तब होगी जब मेहनत आप और हम मिलकर आज से लेकर और जब तक वोट गिरेगी तब तक हम मेहनत करेंगे। हमारे पास मीडिया नहीं है, मीडिया नहीं है हमारे पास, फिर भी हमारी बात आती है, लेकिन मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया पे थोड़ी बहुत हमारी बात आ जाती है, तो उसका मीडिया नहीं है, लेकिन हर आदमी तक आप हमारी बात पहुंचा सकते हो, क्योंकि एक आदमी के पास जब जहां आप जाएं आप अपनी बात रखेंगे तो उस बात का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो भाई इस लड़ाई में भाई मिलजुल के लड़ाई लड़ेंगे, तो भाई आज से लेकर और जब तक वोट गिरेगी तब तक भाई इस लड़ाई में मेरा साथ दोगे कि नहीं दोगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अब आखिरी एक और बात कहते हुए, क्योंकि ये जोश के साथ जोश के और हम लोग कांग्रेस में जाए हाथ जोड़ के। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। अच्छा महेंद्र सिंह जी बहुत हम धन्यवाद करते हैं। हाँ ये देखो, जो किसी वजह से अपने से दूर है उनको लाना ये। तो भाई आखिरी में एक और बात अनुशासन की, देखो जोश के साथ होश, अनुशासन, देखो जोश के साथ होश, अनुशासन, उसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूँ आखिर में। पहली बात, भाई अब गांव में जब जाएंगे, मैं आज से लेकर और पोलिंग तक, ये 1 महीना है कि 1.5 महीना है, सभी अपने साथ आप सबसे कि भाई किसी के कोई चाय, अपने आदमी के कोई चाय के लिए कोई भाई मेरे घर आ जाओ, कोई उसके आ जाओ, क्योंकि इस समय अपने को सभी का आशीर्वाद और समय बचाने का भी नाम मदद है। तो आपने आप सब हमारे हो। भाई ये प्रस्ताव पारित है कि भाई आज से लेकर पोलिंग तक अपना कोई आदमी चाय के लिए नहीं, मूवी का काम नहीं बताओगे, आपने इलेक्शन लगाओ। वो चलो, वो तो अच्छा, हाँ वो भी ठीक है। दूसरी बात, अपन जब हल्के प्रोग्राम होंगे, गाँव होंगे, तो कई बार पिछली बार कई घंटे लेट कि भाई ट्रैक्टर का, कि भाई गांव से 3 किलोमीटर दूर ट्रैक्टर, भाई मेरे ट्रैक्टर पे बैठो, इसके ट्रैक्टर पे बैठो, उसके ट्रैक्टर पे बैठो। तो इस बार समझदारी से अपने को इलेक्शन लड़ना है, सीधा प्रोग्राम में। कोई जो अपना जो ट्रैक्टर का और मोटरसाइकिल का उसमें टाइम भी जाता है, ये भी हो जाता है भाई इसके ट्रैक्टर पे उसके ट्रैक्टर पे, कई बार दुविधा में भी आदमी। तो भाई ये प्रस्ताव कि भाई सीधा जहाँ प्रोग्राम है, सीधा प्रोग्राम में जाकर और वहाँ पे अपनी बात रखें, आगे जाएं। तो ये भी प्रस्ताव बताओ, ये प्रस्ताव पारित है भाई, ये 2-3 प्रस्ताव पारित करने पड़ेंगे भाई। अनुशासन से चलेंगे, 1-2 दिन में इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा। उस इलेक्शन में या तो नामांकन पे का आपके पास संदेश पहुंचेगा कि नामांकन पे पहुंचना है आपने सबको, या अपना वेरी हल्के की रैली हम इलेक्शन के डेट्स को देखते हुए वो आपके पास के माध्यम से